अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा फासिल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रोक्स को। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है, कितनी तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्यों आपको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको कंट्रोल करना चाहिए, फिर डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं, और फिर आफ्टर ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स दैट आर अवेलेबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो ये तब होता है जब आपके किसी भी एक ब्रेन पार्ट में जो है ना वो ब्लड सप्लाई रुक जाए, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसकी वजह से होता क्या है कि जिन सेल्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक गई है तो वो वाला एरिया जो है वो वाले जो सेल्स हैं वो डाई ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ कि टाइप्स क्या हैं स्ट्रोक की, ठीक है, ये तो हमने देख लिया स्ट्रोक होता क्या है। अब जो इसके कॉजेज़ हैं ना उसी की बेसिस पे आप कह लें कि कॉजेज़ इन अ सेंस कि किस तरह से होता है स्ट्रोक, उसकी बेसिस पे इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इस्केमिक और हेमोरेजिक। अगर हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं तो ये तब होता है जब आपकी ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ना ब्रेन के अंदर, उनके अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, ठीक है। अब वो जो ब्लड क्लॉट है उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो बाकी के ब्रेन सेल्स में नहीं पहुंचेगी। सो उसकी वजह से ये स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक। बेसिकली ये क्यों होता है, ये तब होता है जब आपके जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं ना वो बर्स्ट हो जाएं, ठीक है। अब वो जब ब्लड वेसल जो है वो फट जाती है तो क्या होता है कि ब्लीड होना शुरू कर देता है। तो अब क्या होगा कि अब जाहिर है कि वो ब्लड वेसल्स जो बर्स्ट हो गई है तो अब जो ब्लड सप्लाई है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो जो बाकी के ब्रेन का एरिया है, जितने भी ब्रेन सेल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, तो उसी की वजह से जो है वो ये वाला स्ट्रोक भी हो सकता है। सो ये तो हमारे पास 2 टाइप्स हो गई। एक तब होती है मतलब एक टाइप वो है जिसमें क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसको हम इस्कीमिक कहते हैं, और एक वो जिसमें ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है उसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिम्पटम्स की, सो हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओह, इस इंडिविजुअल को कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो गया। अ, एक तो ये कि सडनली जो है ना उस इंडिविजुअल के अंदर वीकनेस और नमनेस हम देखेंगे। अब वो उसके फेस में भी हो सकती है, उसकी बाजू में भी हो सकती है, उसकी लेग्स में भी हो सकती है, ठीक है। वो हो सकता है उसको वीकनेस फील हो, या हो सकता है वो कहीं मेरे हाथ जो है वो सुन हो गई, मेरी बाजू सुन हो गई, मेरी टांग जो है वो सुन हो गई है, ऐसा हो सकता है। हम देखेंगे कि उसके जो स्पीच है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको बोलने में जो है वो मुश्किल होगी, उसकी स्लर्ड स्पीच होगी, हो सकता है हकला के बोल रहा हो सकता है वो कंफ्यूज हो, या हो सकता है हमें मतलब वो बोल तो रहा होगा, वो हमसे बात तो कर रहा होगा, लेकिन हम जो है ना वो उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरी चीज़ को डिस्कस करूँ तो विज़न चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। उस इंडिविजुअल को सही से हो सकता है नज़र ना आए, ब्लर नज़र आ रहा हो सकता है उसको डबल नज़र आ रहा हो, या हो सकता है उसका बिल्कुल ही लॉस ऑफ विज़न हो जाए, उसको नज़र ही ना आए। फिर उसके बाद डिज़ीनेस हो सकती है, लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, सडनली उसको हो सकता है चक्कर आएँ, या हो सकता है कि उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। सिवियर हेडेक हो सकता है सडनली, मतलब विद नो नाउन कॉज़, ना उसको समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत शदीद सर में दर्द शुरू हो गया है। फिर उसके बाद उसको कन्फ्यूजन हो सकती है, या डिसओरिएंटेशन हो सकती है सडनली, मतलब उसे समझ नहीं आ रही होती कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिसओरिएंटेड वो फील कर रहा होता है, ठीक है। उसको चलने में भी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा उसका। फिर सीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है इसका। फिर अम, आप देखेंगे कि अगर मतलब मैं कहूँ कि बिल्कुल फ़ास्ट सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो अगर आप उस इंडिविजुअल को कहेंगे कि आप स्माइल करें तो आप देखेंगे कहीं उसका जो एक साइड ऑफ फेस है वो कहीं लाइक मे बी वन साइड ऑफ देयर फेस ड्रूप, ठीक है। आप अगर उस बंदे को कहते हैं कि अपनी एक बाजू जो है वो रेस करो, ठीक है, ऊपर उठाओ, तो आप देख रहे हैं कि वो ड्रिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। फिर आप उस इंडिविजुअल को कहते हैं कि एक सिंपल सा सेंटेंस रिपीट करो, ठीक है। मतलब आप अगर उसको कहेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसको बोलने में जो है वो नहीं वो सही बोल पा रहा, उसकी स्लर्ड स्पीच हो गई है, हकला के बोल रहा है, या फिर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अदर सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो सडन फटीग भी हो सकती है, उसको फील लेथार्जिक फील कर रहा है, नोज़िया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी फील हो सकती है, ठीक है।
फिर उसके बाद आप कह लें कि उसके बिहेवियर में आप चेंज फ़ील कर सकते हैं, जैसे एजिटेशन आ सकती है या एग्रेशन आ सकता है, ठीक है? सो अगर इस तरह के सिम्पटम्स हों तो आपको इमीडिएटली जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज देनी चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उसका इंडिविजुअल का स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहली चीज़ है रेज़्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आप में रिस्क है स्ट्रोक का। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत हाई अगर किसी इंडिविजुअल का हो जाए तो फिर भी स्ट्रोक हो सकता है। किसी इंडिविजुअल का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है वो भी कॉज़ कर सकता है, ठीक है? कोई बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो वो भी कॉज़ कर सकता है। फिर स्मोकिंग भी वजह हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ना आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होती है और जो आपके अपर चैम्बर ऑफ हार्ट है जिसको हम आर्टरी कहते हैं, बेसिकली उसको इफ़ेक्ट करती है। सो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो भी आपको आप कह लें कि एक रिस्क है कि कहीं स्ट्रोक ना हो जाए। उसके बाद अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट तरह है। एक तो मैंने सिम्टम्स बता दिए जनरली कि ये सिम्टम्स हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं इसको स्ट्रोक तो नहीं हो गया। उसके बाद अब अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपकी हार्ट बीट भी चेक करेगा, वो आपके ब्लड टेस्ट भी करेगा। सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं टू डायग्नोज़ आप कह लें कि स्ट्रोक्स, ठीक है? तो आप मतलब ये जो स्कैनिंग होती है इससे बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाता है कि कौन-सा स्ट्रोक हुआ भी है या नहीं, और अगर हुआ है तो कौन-सा है, कौन-सी टाइप है इस, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की, तो अब अगर ट्रीटमेंट स्ट्रोक का देखें ना तो इट डिपेंड्स कि किस तरह के जो मैंने टाइप्स बताई कि कौन सी टाइप का स्ट्रोक हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद सिवियरिटी क्या है सिम्टम्स की, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें मैंने बताया था कि क्लॉट बन जाता है तो उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है? उसमें आप जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो है टीबीए वो यूज़ करते हैं, ठीक है? टू डिज़ोल्व क्लॉट, ठीक है? उसमें कोशिश ये होती है कि जो आपका क्लॉट होता है ना वो डिज़ोल्व हो जाए और विदिन आप कह लें कि जैसे सिम्पटम्स शुरू होते हैं ना तो उसके 4 घंटे 4 से 5 घंटे के दौरान ही, ठीक है? मतलब अभी आपको सिम्पटम्स हुए तो उसके बाद फ़ौरन से आप जो है वो डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपको ये ट्रीटमेंट दे सकता है अगर उससे क्लियर हो गया कि हाँ, ये स्ट्रोक था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल थ्रोम्बोवेक्टोमी की, तो वो भी इस्केमिक क्लॉट में यूज़ होती है, ठीक है? मिनिमली आपके लिए इन्वेसिव प्रोसीजर होता है टू रिमूव द क्लॉट, ठीक है? अब वो कोशिश करेंगे उस क्लॉट को रिमूव ही कर दें और ये आप कह लें 6 से लेके 24 घंटे तक जो है वो हो सकता है। मतलब अभी सिम्पटम्स हुए हैं एक इंडिविजुअल को तो अभी ये 6 घंटे हो गए हैं उस सिम्पटम्स को, तो वो हो सकते हैं या 24 घंटे के दौरान, ठीक है? 6 से 24 तक। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊँ प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में, तो एस्प्रिन और अदर एंटी प्लेटलेट एजेंट्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कि फ़र्दर क्लॉटिंग ना हो। एक तो हो गई लेकिन फ़र्दर ना हो उसको फिर अवॉइड करने के लिए यूज़ होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो है वो एंटी कोगुलेशन थेरेपी होती है। इसमें बेसिकली ब्लड थिनर यूज़ होते हैं जैसे कि वारफेरिन है, या डायरेक्ट आपके जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉटिंग, ठीक है? उसके बाद अगर मैं दूसरी तरह के जो स्ट्रोक है जिसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं उसकी बात करें, जिसमें मैंने कहा था कि ब्लीडिंग होती है क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो बर्स्ट हो जाती है। उसमें बेसिकली सर्जिकल इंटरवेंशंस हो सकती हैं, सर्जरी हो सकती है कि वो रिपेयर कर दें उस ब्लड वेसल को, ठीक है? या फिर एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें मिनिमली आपके लिए बहुत ही इन्वेसिव से प्रोसीजर्स होते हैं ताकि वो जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लीड कर रही है उसको आप कह लें कि ठीक कर सकें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वो भी वो कोशिश करते हैं कि वो ब्लड प्रेशर को जो है वो मैनेज कर सकें ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो। फिर उसके बाद रिवर्सल ऑफ एंटीकोगुलेशन भी यूज़ होती है। अगर वो एप्लीकेबल हो तो वो रिवर्स कर सकते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लड थिनर्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सपोर्टिव केयर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी फॉर वाइटल साइंस, ठीक है? ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज़ होती है फॉर इंश्योरिंग कि एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई हो, फ्लूइड मैनेजमेंट हो, ठीक है? न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाएगा, रिहैबिलिटेशन का ख्याल रखा जाएगा। इसमें फ़िज़िकल थेरेपी भी है कि आप जो है वो इंडिविजुअल की जो है वो उसकी मोबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसका बैलेंस, उस सब को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है कि आप जो है वो उसकी डेली लिविंग स्किल्स हैं उसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। फिर स्पीच थेरेपी है ताकि उसकी जो बात करना है उसके
बेहतर किया जा सके, क्योंकि हमने बताया कि उसकी स्पीच बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन है, इसमें बेसिकली जो कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं उसको एड्रेस किया जाता है, उसकी मेमोरी इम्पेयरमेंट्स को एड्रेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी प्रिवेंशंस की, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को देखा जाता है, ठीक है। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को इनकरेज किया जाता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। डॉक्टर यही कहेंगे कि आप जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। फिर रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट होगी, कंट्रोल करेंगे अंडरलाइन कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन है, या डायबिटीज़ है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है। इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर मेडिकेशंस हैं, ठीक है। वो तो यूज़ की ही जाएंगी ताकि जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं ना उनको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ़िज़िकल थेरेपीज़ की, तो फ़िज़िकल थेरेपीज़ में यहाँ पे जो मैंने ऐड किया हुआ है उसमें बेसिकली हेल्प करेगा टू रिस्टोर दी मोबिलिटी, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टोमी। बेसिकली ये वही जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ब्लड क्लॉट जो है वो उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं ब्लड फ्लो को, ठीक है। और अगर ये जो थ्रोम्बोवेक्टोमी है इसका मैं बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि इन्वेसिव प्रोसीजर होता है कि आप जो है वो ब्लड क्लॉट को रिमूव कर लें। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो सीबीटी दी जाती है ताकि डिप्रेशन एंजाइटी अगर है एक इंडिविजुअल को तो उसको डील किया जा सके। साइकोडायनेमिक थेरेपीज़ भी दी जा सकती हैं ताकि एक्सप्लोर किया जा सके इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद फैमिली थेरेपी दी जाती है। फिर मेडिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसमें डिफरेंट हैं, आपको एंटी हाइपर टेंसिव भी दी जाती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट्स दी जाती हैं। सीजर्स हैं अगर एक इंडिविजुअल को तो वो कंट्रोल हो सके, मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो मसल स्पेसिटिसिटी जो है उसको रिलीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि और क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं, तो पेन मैनेजमेंट है, फटीग मैनेजमेंट है, स्लीप डिसऑर्डर है तो उसको कंट्रोल करेंगे, जैसे इंसोम्निया है, स्लीप एपनिया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट होगी और वुंड केयर, ठीक है। ये तो थी कि ट्रीटमेंट क्या-क्या हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा-सा नो हाउ हो गई होगी कि स्ट्रोक की कंडीशन कैसी होती है, और इसमें एक इंडिविजुअल को कम्प्लीटली जो है वो आप कह लें कि पूरी तौर पे उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। उसका हर तरह से पूरी ज़िंदगी उसकी जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, और हर एक लाइफ डोमेन जो है उसको फ्लरिश करने के लिए उसको हर तरह की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।